हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है, इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है जनता की नज़र से। उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आपको स्रोत 1 और 2 पढ़े। इसे छोड़ते हम आगे का पढ़ेंगे। अगर हम देखें स्रोत 1 हमारा 84 नियमों की सूची, मतलब ये वो नियम थे जिन्हें महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले गोडसे द्वारा लिखित माझा प्रस्ताव के कुछ अंक दिए गए। इसमें लिखा गया था कि 84 नियम हैं। और ये हमारा स्रोत 2 जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई, मतलब हर टुकड़ी सैन्य टुकड़ी जो थी उस टाइम में उसमें उत्तेजना छा चुकी थी। हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया, मतलब ये जो विद्रोह हुआ सैनिकों ने शुरू करा और ये जन विद्रोह कैसे बना। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है, उन्हें संचार, पहलकदमियों और आत्मविश्वास का परिचय भी देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में एक ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतेह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेरठ से दिल्ली तक। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटकाया गया। मतलब 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई थी। चंद दिन बाद यानी कुछ दिनों बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा भी दी गई। ये 9 मई 1857 की बात थी। इसके बाद मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करवाया और उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियारों को कब्जे में लिया और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को खत्म करने पर आमादा हो चुके थे। लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका जवाब भी ढूंढ लिया था। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मतलब अंग्रेज़ों के बाद देश का शासन फिर से कौन चलाएगा, मुग़ल बादशाह ही चलाते। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देशी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता भी घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग भी माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम भी सामने आए। अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था। अगर हम देखें
कि अंग्रेज़ों के आने से पहले देश के बड़े हिस्से पर किसका शासन था? मुगल बादशाह का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भारतीय भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र चला सकेंगे। अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूस के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में ही शांत हो जाएगी। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस और ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था। मतलब उस टाइम जो संसाधन के साधन थे वो ऐसे ही थे, तो इसलिए खबर फैलने में कुछ टाइम लगता। लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों के साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे थे। वे स्थानीय नेताओं और जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना को इकट्ठा किया और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। दत्तक पुत्र जो थे नाना साहेब, उन्होंने खुद को क्या करा? पेशवा घोषित कर दिया और उन्होंने ऐलान किया कि वे बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को भी नया नवाब घोषित कर दिया गया था। और इस तरह ये विद्रोह स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में चलने लगा। बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली थी। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भी भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राज्य अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व भी किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता भी सामने आए। उदाहरण के लिए फैज़ाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिन्होंने भविष्यवाणी भी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वे समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजियानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो चुके थे। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों के साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।